तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई फाइट कर रहा होता है यान डाओशेंग जो कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के पैट्रियार्च होते हैं, वो उसके साथ फाइट कर रहा होता है। उसके हाथ में एक डीमन पैसल होता है जो कि उसकी पावर्स को कंज्यूम कर रहा होता है। तो वो एक हाथ से अपनी पैसल को छोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ लेता है क्योंकि एक हाथ उसका जल जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे हाथ में उसको पकड़ता है और फिर से हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि इस बार हमारा लिंजुई बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा था और कहता है इससे पहले कि वो पैसल इसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले, मुझे जाकर इसे रोकना होगा, कहीं देर ना हो जाए। हमारा लिंजुई तो इसको बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त मास्टर यान डाओशेंग को लगता है कि मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो वो कहते हैं मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। उस बेचारे का तो चेहरा भी सूखता जा रहा होता है क्योंकि उसकी पावर्स कंज्यूम हो रही होती हैं। तो ज़ाओ ज़ेनज़ेन भी वहां पर चलाकर हमारे लिंजुई से कहती है लिंजुई प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मेरे डैड को मत मारना। लिंजुई उसके करीब जाने के बाद उसके दूसरे हाथ के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता और कहता है चलो जल्दी से इसको छोड़ दो, अपने हाथ से इसको छोड़ दो। जब मास्टर यान डाओशेंग के हाथ के ऊपर किक पड़ती है तो उसके हाथ से वो डीमन पैसल गिर जाता है। डीमन पैसल के गिरने के बाद मास्टर यान डाओशेंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर इसको मारने वाला था लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं खुद ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो उसका जो डार्क डीमन पैसल होता है वो तो उसके हाथ से छूट गया था, लेकिन उसकी बैटल बॉडी खुद ब खुद वहाँ पर रिलीज हो जाती है। उसकी बैटल बॉडी के हाथ में वो डार्क डीमन पैसल होता है। अब वो वहाँ पर एक इवल क्रीचर बन चुका होता है क्योंकि उसने उसकी बैटल बॉडी को यूज कर लिया है। तब वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लिंजुई कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर मालिक को छोड़कर आजाद हो गए हो। तो इसी के साथ ही वो उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो हमारे लिंजुई उसकी बैटल बॉडी के ऊपर एक पंच मारता है तो उसकी बैटल बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारे लिंजुई से कहता है कि डीमन क्रीचर कहीं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी 3-in-1 वाली बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी एम्परर आर्म तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अपनी उंगली के ऊपर पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैशेस लगाता है। सामने की तरफ जब वो कट लगाता है तो उसके साथ ही वो सामने जो उसके बड़ी सी गोल्डन बॉडी वाला डीमन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस डीमन के टुकड़े होने के साथ एक जबरदस्त धमाका होता है और वो डीमन वहीं पर मर जाता है। मास्टर यान डाओशेंग भी ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। तो ज़ाओ ज़ेनज़ेन कहती है मेरे डैड का क्या हुआ। ये सभी लोग कहते हैं क्या हम लोग हार गए, क्या फ्लोटिंग डीमन सेक्टर यहाँ पर इस मैच को हार चुका है। तो यान डाओशेंग भागती हुई अपने फादर के पास आती है और आकर अपने फादर से कहती है फादर क्या आप ठीक हो। हमारे फ्लोटिंग डीमन सेक्टर का जो राइट प्रोटेक्टर होता है वो कहता है ये तो सब कुछ खत्म हो गया। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागकर जा रहा होता है कि हमारा लिंजुई के सामने अपीयर होता है, उसके सर पर एक जबरदस्त पंच मारता है, वो भी ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वो भी मर जाता है। तो मिस किंजी हमारे लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है सेक्टर मास्टर आपके साथ क्या हुआ, आप इस तरह के कैसे बन गए हैं, ये क्या चीज है। तो हमारा लिंजुई से कहता है ये मेरी गोल्डन बॉडी है। मेरे पास पहले जो गोल्डन बॉडी हुआ करती थी यानी कि वो फिजिकल गोल्डन बॉडी जो कि तुम सभी लोग देखते थे वो खत्म हो गई है। अब यही मेरी पर्सनल बॉडी, यही मेरी अब गोल्डन बॉडी बन चुकी है। हमारे लिंजुई से कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज तो नहीं हुई, कोई मरा तो नहीं है, मुझे ये बताओ। तो मैं किंजी से कहते हैं नहीं यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई, सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर सके। इस साइड के ऊपर जितने भी लोग थे जो कि अटैक कर रहे थे वो सारे के सारे वापस जा चुके हैं। फ्लोटिंग डीमन सेक्टर हार चुका है, इसी वजह से वो वापस चले गए हैं। मास्टर मोसन और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आते हैं और हमारे लिंजुई को थैंक यू बोलते हैं, उसे कहते हैं मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर हमारी इतनी ज्यादा मदद की। ये बताएं कि आगे हमें क्या करना है। लिंजुई कहता है तुम सभी लोगों को देखकर तो लगता है कि तुम लोगों ने अपने काफी सारे एल्डर्स को खो दिया है, तुम्हारे बहुत सारे एल्डर्स फाइट में मारे गए हैं। लिंजुई कहता है जबकि यहाँ पर जंग स्टार्ट हो चुकी है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस जंग को जड़ से खत्म करना चाहिए। अगर हम लोग जड़ी बूटियों को ऊपर से काटेंगे तो वो फिर से उगाती है, क्यों ना हम लोग इन जड़ी बूटियों को जड़ से ही उखाड़ डालें। वो लोग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मास्टर इस बात का क्या मतलब है। मास्टर क्या आप चाहते हैं कि हम लोग पूरी की पूरी बैटलफील्ड को क्लीन कर दें, यानी कि हम लोग फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के लोगों के पीछे जाएं और जाकर उनको भी हरा दें। हमारे लिंजुई से कहता है हाँ हम ऐसे ही करेंगे। ज़ाओ ज़ेनज़ेन आगे बढ़ती है और हमारे लिंजुई से चिल्लाकर कहती है तुमने मेरे फादर को क्यों मार डाला, तुमने क्यों मेरे फादर को मारा है। वो रो रही होती है। तुम्हारे लिंजुई से कहता है क्या तुम मेरी बात के ऊपर भरोसा करोगे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली और तुम्हारे फादर मेरे हाथों से नहीं मरे। तो ज़ाओ ज़ेनज़ेन उसे कहती है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत देखा है। तुमने मेरे फादर को मारा है, तुम्ही ने मेरे फादर को मारा है, तुमने मेरे फादर को मार ही दिया है तो अब यहाँ पर मेरी भी जान लो, मुझे भी मार डालो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारे साथ बात करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुम मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करोगी। और ज़ेनज़ेन उसे कहती है अगर तुम उस दिन मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते, अगर तुम मेरे सेक्टर को ज्वाइन कर लेते फ्लोटिंग डीमन सेक्टर को, अब कुछ होता ही नहीं। तुम अगर उस बात एग्री कर लेते तो मेरे फादर भी जिंदा होते। तुम्हारे लिंजुई से कहता है अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अगर की जरूरत नहीं है, ठीक है अब यहाँ से जाओ। और साथ ही उसके लिए पोर्टल ओपन करता है और उसे पीछे की तरफ धक्का देता है तो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो ज़ाओ ज़ेनज़ेन को वो पोर्टल के रास्ते से दूसरी तरफ फेंक देता है। ज़ेनज़ेन रो रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है लिंजुई ये तुमने क्यों किया, तुमने मुझे वहाँ से भेज क्यों दिया। क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं रहे कि अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुमसे इस बात का बदला ले सकती हूँ, मैं तुम्हें अपने फादर की मौत का बदला लूंगी। या फिर ऐसा है कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। इसी के साथ ही वो पोर्टल से दूसरी तरफ चली जाती है, वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक एल्डर हमारे लिंजुई के लिए बुद्धि लेडी को पकड़ कर लाते हैं और उसे कहते हैं मास्टर लीना बताएं कि इसका क्या करना है, इस पॉइजनस वुमेन का क्या करेंगे, ये तो अभी तक जिंदा है। लेडी बुद्धि वहाँ पर चलाकर हमारे लिंजुई से कहती है लिटिल बीस्ट तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमीने निकले, क्या तुम्हारे पास एक स्पेशल ब्लड वार बॉडी है, क्या तुमने वहाँ पर बुद्धि सीटा को इसीलिए अपनी बॉडी में मिक्स कर लिया जिसकी वजह से पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम्हारे लिंजुई से कहता है तुम सभी लोग बुद्धि सेक्टर के लोग और बुद्धि सीटा तुम्हारे बुद्धि सेक्टर का ही एक ट्रेजर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बुद्धि सीटा की असली स्टोरी के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि बुद्धि सीटा कैसे बना था। लिंजुई कहता है मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे बुद्धि सेक्टर की जो पहली
जनरेशन के जो मास्टर्स थे उस वक्त बुद्धि सेक्टर में वो सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। उन सभी के मरने के बाद यानी पहली जनरेशन के मरने के बाद जो सेकंड जनरेशन आई तो उनके पास बुद्धि सिटा था। उन सभी को पता चला कि जो बुद्धि सिटा उनके मास्टर्स ने उन्हें दिया यानी कि उनके एंसेस्टर्स ने उनके लिए छोड़ा है। उन सभी लोगों को इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनमें से किसी एक को सीक्रेट के बारे में पता चल गया। लेडी बुद्धि उसे कहती है तुम कौन सा सीक्रेट की बात कर रही हो? वो उसे कहता है तो ये बुद्धि सिटा के सीक्रेट की बात कर रहा हूँ। तो मालिन जी उसे कहता है जिस मास्टर को ये बात पता चली थी कि बुद्धि सिटा क्या है उसको ये पता चला कि जो पहली जनरेशन के बुद्धि सिटा बुद्धि सेक्टर के जो पैट्रियार्च थे, बुद्धि सेक्टर के पैट्रियार्च ने अपने दिल को ही बुद्धि सिटा में चेंज कर दिया था। उसका दिल ही बुद्धि सिटा बन चुका था। इसी वजह से सेकंड जनरेशन का जो बुद्धि पैट्रियार्च था उसने इसको यूज नहीं किया क्योंकि उसे लगा था कि ये उसके मास्टर या फिर वो उसका फादर भी हो सकता था। इस वजह से उसने इसको यूज नहीं किया क्योंकि वो उसके दिल को यूज नहीं करना चाहता था, ना ही इसको रिफाइन करना चाहता था। और उसके बाद उसने फैसला किया कि ये हमारी फैमिली का ट्रेजर रहेगा, बुद्धि सेक्टर का ट्रेजर रहेगा, लेकिन किसी को भी सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलेगा। उसके बाद बुद्धि सिटा तुम्हारे बुद्धि सेक्टर में जनरेशन टू जनरेशन तुम्हारे तक पहुंचा है, लेकिन तुम में से किसी को भी अभी तक सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला। लेडी बुद्धि उसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे इतना पता है कि बुद्धि सिटा एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वही इसको रिफाइन कर सकता है जिसके पास स्पेशल ब्लड वार बॉडी हो। इसके अलावा कोई भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता। हमारे सेक्टर में कोई भी इसको रिफाइन नहीं कर पाया। मैंने इसको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज किया, लेकिन मैं इसको रिफाइन नहीं कर पाई। मुझे ये बताओ कि तुमने इसको कैसे रिफाइन किया है? लिंजू इसे कहता है कि इसको रिफाइन करने का मेथड तो बहुत ज्यादा सिंपल है। लगता है कि तुमने इस सिंपल मेथड को यूज नहीं किया था। सिंपल मेथड यह है कि इसको डायरेक्टली खा जाओ तो ये रिफाइन हो जाएगा। बात सुनने के बाद लेडी बुद्धि उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मिस्टीरियस ब्लड वार बॉडी है, इसी वजह से तुमने इसको खाया है, वरना तुम इसको खाने के बाद मर चुके होते। या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि इसको डायरेक्टली खाने से हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तुम्हारा लिंजू से कहता है नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये सीक्रेट पैट्रियार्च के पास होता है। हर पैट्रियार्च अपने से नए अगले पैट्रियार्च को ये वाला सीक्रेट बताकर मरता है, लेकिन ये तो अफसोस की बात है तुमने अपने हस्बैंड यानी कि बुद्धि सेक्टर के पैट्रियार्च की जान ले ली, जिसकी वजह से अब ये सीक्रेट और किसी को पता नहीं चल सकता था। लेडी बुद्धि कहती है तो इसका मतलब यह है कि उस पैट्रियार्च यानी मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। तो साथ ही उसे कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम तो यहाँ पर जीत चुके हो, तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? मां लिंजू से कहता है तुम तो मेरे सामने सिर्फ एक चोटी के बराबर हो, तुम्हें मारना मेरा असली मकसद बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो कुछ और किया जाएगा। वो नानरू से कहता है नानरू होंगजी जी तुम्हारी है, तुम इसके साथ जो भी करना चाहो इसके साथ कर सकती हो। लिंजू से कहता है मुझे फिलहाल के लिए किसी जगह के ऊपर जाना है। वो से कहता है किंजी को बताना, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। वो से कहती है ठीक है मास्टर तुम जाओ। लिंजू वहाँ से उड़ता हुआ ऊपर आसमान में जाता है जहाँ पर जीथर सेक्टर की वो लड़की होती है जो कि रैंकिंग्स को लिखती है। लिंजू के पास आता है, उसे कहता है तो काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो वो लड़की भी उसे कहती है लिंजू तुम जो क्वार्टर गैलेक्सी से यहाँ पर आए हो, तुम्हारा रैंक इस वक्त 10th रैंक के ऊपर पहुंच चुका है, तुम ब्लैक रैंकिंग में 10th नंबर पर आ चुके हो। इसी के साथ ही वो लड़की माँ लिंजू से कहती है लिंजू मैं उस सॉन्ग को दोबारा सुनना चाहती हूँ, वही सॉन्ग जो तुमने उस दिन वहाँ पर परफॉर्म किया था तुम उस जीथर के साथ। लिंजू से कहता है तो मैं तुम्हारी इस बात से एग्री ना करूँ, मैं तुम्हें वो सॉन्ग ना सुनाऊं। साथ ही वहाँ लिंजू सोच रहा था लगता है कि मैंने उस दिन इसको जो जीथर का सॉन्ग सुनाया था उसकी वजह से ये काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है, इसी वजह से अब यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात कर रही है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 121 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।